हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी रिवीजन जो है वो सीरीज, उसमें इंडियन पॉलिटी के 3 चैप्टर हम देखेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। पहला चैप्टर होगा हमारा प्रीएम्बल, प्रस्तावना। सेकंड होगा यूनियन एंड टेरिटरी। तीसरा होगा सिटीजनशिप, नागरिकता। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आप उड़ान की जो इंडियन पॉलिटी की जो बुकलेट है प्रीलिम्स के लिए, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए हिंदी और इंग्लिश में इन क्वेश्चंस की, वो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे है और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओनली एज नथिंग एल्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप देखिए। इस तरीके का चार्ट बना के रखो अपने घर पे, परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के काम आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि बेरूबारी यूनियन केस में ऐसा बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। सेकंड दिया है कि केशवानंदा भारती केस में बोला गया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं नाइदर 1 नॉर 2, ना पहला सही है ना दूसरा है। रीजन क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में उल्टे लिखे हुए हैं। जहां जो चीज बेरूबारी यूनियन के साथ लिखनी चाहिए वो केशवानंदा में लिखी है, केशवानंदा में जो लिखी है वो बेरूबारी यूनियन में। बेरूबारी यूनियन केस 1960, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि प्रीएम्बल, प्रस्तावना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। लेकिन 1973 केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ऊपर दिए गलत हैं। हमारा इस तरीके से नाइदर 1 नॉर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है हमें कि सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि आर्टिकल 25 में सेक्युलरिज्म को क्लियरली डिफाइन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मिनेर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सेक्युलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो है एक फीचर है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि नाइदर 1 नॉर 2, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। देखिए आर्टिकल 25 जो है उसमें सेक्युलरिज्म का कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है। इवन अगर हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ लें तो भी हमें कहीं पे भी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। कहीं नहीं पता चलेगा कि भाई सेक्युलरिज्म चीज क्या है। ये तो 42वां संशोधन करके 1976 के अंदर प्रीएम्बल के अंदर जो है वो सेक्युलर शब्द जो है ऐड किया गया, जोड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि मिनेर्वा मिल केस में बात नहीं की गई थी। SR बोम्माई केस 1994, उसके अंदर बात की गई कि सेक्युलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक फीचर है। ठीक है, और ये SR बोम्माई जो केस है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि SR बोम्माई केस ने बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी। आर्टिकल 356 जो है, यानी कि जो प्रेसिडेंट्स रूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, या राष्ट्रपति का जो शासन है वो किन कंडीशंस में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, SR बोम्माई केस में बहुत सारी बातें की गई। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आर्टिकल 2 दिया है कि आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट है ऑफ ए यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 2 बोलता है कि आर्टिकल 2 में दिया हुआ है कि हम जो है वो नए स्टेट का एडमिशन कर सकते हैं, नए स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। मतलब बाहर से कोई स्टेट हो तो उसको जो है हम अपना पार्ट बना सकते हैं हमारी कंट्री का। आर्टिकल 3 के अंदर दिया है कि आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। जो टेरिटरी है भारतीय, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय संघ जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई नया स्टेट बनाना हो गया या स्टेट को मर्ज करना हो गया, इस तरीके से। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अगर हमें किसी दूसरे देश के साथ अगर हमारी कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, कोई विवादित अगर सीमा है, उसको अगर हमें निपटारा करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये इसमें बोला है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा।
कंप्यूटर जी ने बोला है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है? देखिए कि अगर हमें किसी देश के साथ अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, अगर कोई सीमा का विवाद है, उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें आर्टिकल 368 की कोई नीड नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई नीड नहीं है। हम सिंपली जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू उस देश से बात करके अपनी जो है वो बाउंड्री का विवाद सुलझा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि हम अपने देश का कोई हिस्सा, कोई टेरिटरी उसको दे रहे हैं कि भाई ये हिस्सा हमारे देश का ले लो, तब हमें 368 की जरूरत होगी। आर्टिकल 3 के अंदर क्या दिया है कि कोई नया स्टेट बनाना हो, स्टेट का मर्जर करना हो, स्टेट्स को डिवाइड करना हो, तो आर्टिकल 3 यूज में लेके आएंगे। आर्टिकल 2 कब लेके आएंगे? जब कोई नया स्टेट हमारे देश के अंदर अगर अब शामिल करना हो, हमारे देश के जो ऑलरेडी जो स्टेट्स वगैरह दिए इनको छोड़ के कोई और नया देश अगर हमें अपने टेरिटरी में शामिल करना हो, तब वो काम आएगा आर्टिकल 2। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत के जो स्टेट हैं, वहाँ पे इनर लाइन परमिट का एक सिस्टम चलता है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेट में इनर लाइन परमिट चलता है। क्या अरुणाचल प्रदेश में चलता है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। 5 दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट के अंदर इनर लाइन परमिट चलता है। ILP इनर लाइन परमिट में क्या होता है, अगर हमें इन स्टेट्स में जाना है तो हमें क्या होगा कि वहाँ के SP ऑफिस से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, और हमें डिटेल देनी पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कौन कौन सी जगह पे विजिट करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है परमिशन मिलती है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न में ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं, वहाँ का अपना एक कल्चर है, तो अंग्रेज़ों ने ये जो है वो कानून बनाया था, ये इनर लाइन परमिट सिस्टम उन्होंने लागू किया था। और रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि मणिपुर ने इसको जो है वो लागू किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे कौन से सही है। हमारा 1, 2, 3 और 4 अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। त्रिपुरा में ये लागू नहीं है। मैप के थ्रू हम समझेंगे कि मैप में कैसे है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अरुणाचल में लागू है, नागालैंड में लागू है, मणिपुर में लागू है, मिजोरम में लागू है। रिसेंटली अभी मणिपुर ने इसको लागू किया है क्योंकि CAA कानून आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, नागरिकता कानून आया है, उसको देखते हुए मणिपुर ने भी अपने यहाँ पे ILP सिस्टम जो है वो लागू कर लिया है। तो ये ब्रिटिश की एक देन है, ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट। तो हमारे वहाँ पे जो ट्राइबल भाई बहन हैं, जो हमारे वहाँ पे जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ILP सिस्टम जो है वो लेके आया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय 4 क्लासेस ऑफ स्टेट हुआ करते थे। जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे था कि पहला मतलब स्टेट ए हो गया, 4 टाइप के थे, A, B, C और फिर D, इस तरीके से ABCD। अब हमें बताना है कि ये दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, भोपाल, ये कौन से क्लास ऑफ कौन सी कैटेगरी से ये संबंध रखते हैं। क्या A में थे, या क्या B में थे, या C में थे, या फिर ये D में थे, ये कौन से के अंदर थे, ये चीज़ हमको जो है बतानी है। तो अगर आप यहाँ पे दिल्ली देखोगे तो दिल्ली से आपको पता लगेगा कि दिल्ली जो है उस समय एक टाइप की सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी, मतलब डायरेक्टली उसको जो है ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा? पार्ट C यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उससे पहले क्या था कि हमारे 4 टाइप के जो थे कि पहले पार्ट A में किसको रखा गया कि जो फॉर्मर जो मतलब गवर्नर्स प्रोविंसेस थी, कि जैसे बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, MP, मद्रास। पार्ट B में क्या रखा गया कि जो पुराने राजा महाराजा के जो स्टेट्स थे, जैसे मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान। पार्ट C में रखे गए कि जो चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार। पार्ट D के अंदर क्या रखा गया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 1956 के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब इस सिस्टम को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया और हमारे पास जो है वो नए 14 स्टेट्स बने। ठीक है, तो फजल अली जो कमीशन था उनकी अध्यक्षता में ये बना था, और उन्होंने बोला कि भाई ये स्टेट्स को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो 14 स्टेट्स थे, नए हमारे पास बने थे। और उससे पहले
1956 से पहले हमारे पास ये सिस्टम था, पार्ट ए बी सी डी। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ए बी सी डी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल मनाया जाता है। इससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दिए। पहला तो दिया है कि इस प्रवासी भारतीय दिवस को हम, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, जैसे 1950 से लागू हुआ है, तब से हम इस प्रवासी भारतीय दिवस को जो है वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा दिया है कि सिंस इट्स इंसेप्शन इट इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, मतलब जब से ये लागू हुआ है, जब से ये हम इस प्रवासी भारतीय दिवस को मना रहे हैं, तब से हम इसको भारत के अंदर ही मना रहे हैं। अब हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कंप्यूटर जी ने बोला है नाइदर 1 नॉर 2। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो आए थे 9 जनवरी को, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। गांधी जी का जो जीवन जो था, लाइफ उनकी साउथ अफ्रीका के अंदर थी, बहुत ही एग्जाम्पलरी थी, बहुत उन्होंने बड़े बड़े काम किए वहाँ पे। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये जब से भारत को संविधान लागू हुआ है तब से इसको मना रहे हैं। भैया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम तो 2003 से इस प्रवासी भारतीय दिवस को मना रहे हैं और आजकल इसको 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि बाई एनियल हो गया है। सेकंड दिया है कि जब से ये चालू हुआ है तब से हम इसको भारत के अंदर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया, ये भी गलत है, क्योंकि हम इसको सेलिब्रेट मेनली इंडिया के अंदर ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और होता है, रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस, RPBD। इसमें क्या होता है, हम कहीं पे एक कंट्री चूज करते हैं और वहां पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो मेन मकसद क्या होता है इस प्रवासी भारतीय दिवस का, कि जो हमारे विदेशों में जो OCI NRIs रह रहे हैं, हम उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करें। तो ये रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस 2018 में कहाँ मनाया गया था, सिंगापुर में। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मेनली हम इसको इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि बाहर इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बाहर भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें मेन जो रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय का बड़ा इसमें रोल है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस अभी हुआ था, ऑनलाइन मीडियम में हुआ था, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कुछ हो नहीं पाया, 9 जनवरी 2021। और इस बार की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो कोई आदमी को छोटा मोटा कोई एग्जाम दे रहा हो, कोई SSC का कोई एग्जाम देता हो, तो वो आप देख लेना, SSC में हो गया या रेलवे वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वन लाइनर आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इस बार की एग्जाम है, इस बार का जो है वो टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बेसिकली जो ड्यूअल सिटीजन के बारे में बात की गई है, ड्यूअल नेशनल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। यानी कि अगर बेसिकली आप समझोगे तो OCI के बारे में बात कर रहा है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट देखिए कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है कि दे आर सब्जेक्टेड टू ऑल इंडियन लॉज, मतलब उन पे सारे भारतीय नियम लागू होते हैं। सेकंड है कि उनको वीजा चाहिए होता है भारत के अंदर आने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि OCI जो लोग हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो भारत में इनडेफिनेट पीरियड के लिए रह सकते हैं, अनंत टाइम के लिए रह सकते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल जितना चाहे। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि वो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी है वो खरीद सकते हैं, जैसे कोई फ्लैट बिल्डिंग हो गया, और वो साथ साथ में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, खेती यानी कोई खेत वगैरह भी वो खरीद सकते हैं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो OCI से रिलेटेड है। OCI तो आपने सुना होगा बहुत लोगों ने, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो विदेशी नागरिक हैं। कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं 1 और 3 सही होगा। देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI जो है वो भारत के अंदर आके एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, वो यहाँ पे कोई खेत नहीं खरीद सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक बात। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि उनको भारत में आने के लिए वीजा चाहिए, नहीं, उनको बार बार कोई वीजा नहीं चाहिए होता है, उनका एक ही वीजा बनता है, एक बार ही बनता है, उनका लाइफ लॉन्ग वो वीजा चलता रहता है। देखिए आप, वो वीजा इस टाइप का होता है, उस वीजे पे लिखा रहता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एक बार बना, आप जितनी बार आओ आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि उन पे भारत के सारे नियम लागू होते हैं, ये बिल्कुल बात एकदम सही है, उनको भारत के सारे नियम जो है वो लागू होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो भारत के अंदर कितने भी साल रह सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, 2 और 4 गलत है। उनको जो है वो बार बार वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको जो है वो लाइफ लॉन्ग मल्टीपल वीजा मतलब नहीं है, उनको
एक ही बार वीजा मिलता है, जितनी बार आना है आओ। लाइफ लॉन्ग वीजा, मल्टीपल एंट्री, जितनी बार आना है आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्रीली आओ। ठीक बात। तो यहाँ पे ये हुआ, और ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का ये हमारा वीजा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि सीआरपीसी 144 जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 144, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, सेक्शन 144 इम्पोज हो गया, धारा 144 लग गई। तो इस तरीके से, तो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला बोलता है कि ये एक कॉलोनियल एरा यानी कि जब ब्रिटिश लोग थे उस समय का ये कानून है। दूसरा बोलता है कि इसके अंदर हम एक सिंगल आदमी को भी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि एक मजिस्ट्रेट को जो है ऑर्डर पास करना पड़ता है। और उसके बाद क्या है कि ये सेक्शन 144 जो है वो मैक्सिमम जो है वो 6 महीने तक रह सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो कंप्यूटर जी बता दीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट सही होगा। ऑल ऑफ द अबव इसमें जो है वो सही है। देखिए ये सीआरपीसी जो है वो अंग्रेजों की देन है। सीआरपीसी अंग्रेज लेके आए थे, ये उन्होंने सीआरपीसी में पहले ही इंक्लूड कर दिया था। अभी हमारे यहाँ पे कौन सी सीआरपीसी चल रही, अभी हमारे यहाँ पे सीआरपीसी 1973 1973 में आई थी हमारे यहाँ सीआरपीसी। ठीक है, क्योंकि उस समय बोला गया था कि जो सिविल है जज हैं और उनको जो है वो मजिस्ट्रेट पावर और जजेस के पावर जो है वो अलग अलग करो, इस वजह से। हालांकि ये 144 जो है वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज लोग जो है वो भारतीयों को बहुत जो है वो परेशान करते थे इस लॉ के थ्रू। तो ये बिल्कुल सही है, 1882 में आया था। उसके बाद क्या है कि हम एक आदमी की भी जो है वो रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, एक आदमी को भी रोक सकते हैं कि सड़क पे मत निकलो। अगर मतलब ये लगता है कि भाई लोगों के बाहर निकलने से या लोगों की असेंबली होने से लाइफ को खतरा हो सकता है, जान माल को नुकसान हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो मजिस्ट्रेट जो है वो पहले इसको 2 महीने तक लगाते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उसको 6 महीने तक लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट कौन होगा, वो जज साहब मजिस्ट्रेट नहीं होंगे, इसमें होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे अपने तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, या फिर एडीएम कलेक्टर हो गए, या फिर आप कमिश्नरेट में रहते हो तो एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, आईपीएस हो गए, वो भी इसको लगा सकते हैं। तो आप में से जो लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे या कहीं पे आप कमिश्नर वगैरह बनोगे तो आप लोग भी इसको लगा सकते हो सीआरपीसी 144 को। ठीक बात। तो ये चीज़ है, ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो टोटल पीरियड जो होता है, देखिए पहले इसको 2 महीने तक लगा सकते हैं, लेकिन इसको ओवरऑल जो है हम 6 महीने तक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है एनपीआर से दिया है। एनपीआर देखिए अभी बहुत न्यूज में था, एनपीआर और एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि एनपीआर में जो यूजुअल जो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है उसके बारे में जो है वो डिटेल ली जाएगी, और उनको जो है वो कंपलसरीली डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे कोई अपना आधार कार्ड हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गई, इस तरीके से। सेकंड हो गया कि ये एनपीआर जो है वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेशन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, देखिए यहाँ पे हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो ये कंप्यूटर ने जो आंसर दिया इस बार यहाँ पे गलत आंसर दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों ही इसमें इनकरेक्ट है। रीजन क्या, यहाँ पे जो है आप इसको सही मत मानना, ये जो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका बोथ 1 and 2 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि रीजन क्या है, देखिए कि इस एनपीआर के अंदर क्या होगा कि लोग जाएंगे, जो सर्वे करने वाले हैं वो जाएंगे और वो डिटेल लेंगे। कौन से लोगों की लेंगे, ऐसे लोगों की डिटेल लेंगे जो 6 महीने से भारत के अंदर रह रहे हैं या 6 महीने वो आगे रहना चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई यूएस का आदमी भी अगर दिल्ली में रह रहा है तो उसकी डिटेल भी जो है वो ली जाएगी। लेकिन उससे ये नहीं बोला जाएगा कि आप कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई आधार कार्ड दिखाओ या कोई इस तरीके का कुछ चीजें दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा। सेकंड ये है कि ये जो है वो कोई सिटीजनशिप का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। आपका एनपीआर के अंदर नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक बात। तो एनपीआर होगा, फिर उसके बाद एनआरसी होगा। हालांकि एनआरसी पे अभी कुछ बोला नहीं है सरकार ने कि एनआरसी होगा कब होगा, इस तरीके से। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद जो है हमारा बोथ 1 and 2, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट में क्या होगा, बोथ 1 A and 2 दोनों ही जो है यहाँ पे गलत है। ठीक बात। ये कुछ है, ये आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी जो है वो आपको कोई आधार कार्ड वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप से आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड दिया है। अभी देखिए धारा 370 हट गई, आर्टिकल 370 हट गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, JNK एंड लद्दाख, और उन दोनों के पास अपनी अपनी असेंबली होगी। तीसरा बोला है कि जो
जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सारे जो मैटर्स हैं, जो हमारे पास 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसमें सारे मुद्दों पे जो है वो कानून बना सकती है, एक्सेप्ट पुलिस पे कानून नहीं बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकती और लैंड पे नहीं बना सकती है। तो अब हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, नाइदर 1 नॉर 2। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके जम्मू कश्मीर बनाया अलग से और लद्दाख बनाया अलग से। जम्मू एंड कश्मीर को हमने असेंबली दी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, बट लद्दाख को नहीं दी है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली जो है वो सारे स्टेट में जितने भी मुद्दे हैं सब पे कानून बना सकती है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकती है, लेकिन लैंड के ऊपर जो है वो कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये यहाँ पे आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर बना। लद्दाख में यूटी नहीं है, लद्दाख में असेंबली नहीं होगी। और इस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो अभी 107 सीटें हैं और आगे बढ़कर जो है वो 114 सीटें असेंबली के अंदर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए। ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।